चलो स्टार्ट करें। आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में जो हमारा अगला चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, एक और एक बेसिक बैकग्राउंड, फिर सीधा हम लोग रिवाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला बात, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी को एक लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए चाहिए उसको लॉन्ग टर्म पैसा। अब ये लॉन्ग टर्म पैसा कहां से लेकर आएगा, उसको ये डिसाइड करना है। क्वेश्चन उठता है लॉन्ग टर्म पैसा कहां से आता है। इधर आता है इक्विटी शेयर, या आता है प्रेफरेंस शेयर, या आता है डिबेंचर। तो मान लो अगर एक बाई चांस एक कंपनी को चाहिए कुल मिला के 50 लाख, तब इसके पास ना बहुत सारा ऑप्शन है पैसा लाने का। पहला ऑप्शन क्या है, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से लेकर आ जाए 50 लाख, या अगला ऑप्शन क्या है, इक्विटी से लेकर आए 30 लाख, डिबेंचर से लेकर आए 20 लाख, या अगला ऑप्शन क्या है, इक्विटी से लेकर आए 25 लाख, प्रेफरेंस शेयर से लेकर आए 25 लाख। ये तो हम 3 एग्जाम्पल दिया। हाँ, वो इक्विटी का ही पार्ट है, ठीक। तो ये 3 ऑप्शन तो देखो हम दिया है, इसके अलावा और मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है। मेरे को डिसाइड क्या करना है, जो इतना सारा ऑप्शन है, उनमें से कौन से ऑप्शन को हम ऑप्ट करें, ताकि मेरा शेयर होल्डर लोग सबसे ज्यादा खुश रहे। और मेरा शेयर होल्डर खुश कब रहेगा, जब उसका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। और वेल्थ का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी जब मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा, ठीक। अब मेरे को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है जैसे हम लोग लेवरेज चैप्टर में बनाते थे। अब कहीं से भी पैसा है, आया तो 50 ही है, और अगर आया 50 ही है तो यहां से ले या यहां से ले या यहां से ले, आया तो सेम ही रुपया। और अगर आया सेम रुपया तो हर जगह सेल वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो सेल वैल्यू, अब थोड़ा इनकम स्टेटमेंट को याद करो, सेल वैल्यू तीनों में रहेगा सेम। अगर सेल वैल्यू रहेगा सेम तो ऑब्वियस सा बात है मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहेगा, सेम। सेल सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, यानी कंट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, सेम। और फिक्स कॉस्ट तो एनीवे सेम रहता है। यानी एक चीज तो हम लोग पहुंच गए, ईबीआईटी तक मेरा वैल्यू क्या रहेगा, सेम। यानी ईबीआईटी तक मेरा एग्जैक्ट सेम वैल्यू रहेगा तीनों के अंदर में। अब इसके आगे ना मेरा थोड़ा बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, ईबीआईटी के बाद एक बार देखना मत, ईबीआईटी के बाद क्या आता है, इंटरेस्ट। अब देखो, पहले वाले में ओनली इक्विटी शेयर है तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। अगले वाले में 20 लाख का डिवेंचर है, मान लो इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 20 का 10% 2 रुपया। लास्ट वाले में वापस से डिवेंचर नहीं है, मतलब इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, ईबीटी। ईबीटी के बाद माइनस क्या करते हैं, टैक्स। मेरे को क्या मिल जाएगा, ईएटी। ईएटी के बाद माइनस क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ईएटी तक हम लोग आए हुए हैं, माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो उस ऑप्शन में माइनस करेंगे जहां प्रेफरेंस शेयर होगा। पहले वाले में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं, अगले वाले में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं, इसमें प्रेफरेंस शेयर था, यानी इन दोनों में आएगा नहीं, पर इसमें प्रेफरेंस शेयर आएगा। मान लो 10% है, 2.5। अब मेरे को क्या मिलेगा, आफेश। अब जैसे ही आफेश को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ये हम बताया था लेवरेज चैप्टर में, जैसे आफेश को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मेरे को क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर, या क्या आएगा, ईपीएस, ठीक। और खाली ईपीएस तक निकाले तो या जिस ऑप्शन में ईपीएस मैक्सिमम आया वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, पहला बात। अब कभी कभी एग्जाम में ईपीएस के बाद एक और चीज बोल देगा, पीई रेशियो। पीई रेशियो, पीवी नहीं, पीई। किसी को भी याद है पीई रेशियो का फुल फॉर्म, प्राइस अर्निंग्स रेशियो। पीवी था प्रॉफिट वॉल्यूम, पीई क्या है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस और अर्निंग्स का रेशियो। और जब भी बात करते हैं प्राइस तो हमेशा मार्केट प्राइस होता है, यानी पी रेशियो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। और ये ई क्या है, अर्निंग्स। अर्निंग्स क्या हो गया, अर्निंग्स पर शेयर। मान लो ये तीनों का दिया हुआ है, ईपीएस तीनों का निकाल लिए। अब एक बात बोले, थोड़ा बुद्धि लगाना। ईपीएस आया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है, पता है जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखो जैसे ही ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पता है ईपीएस ईपीएस कट जाएगा, यानी पता है क्या बचेगा, एमपीएस। और जिस ऑप्शन में एमपीएस मैक्सिमम आएगा, ऑब्वियस बात है शेयर होल्डर वही चाहेगा कि मेरा मार्केट प्राइस मैक्सिमम रहे। यानी एक ऑप्शन है खाली ईपीएस तक निकालो जिसका मैक्सिमम आया, पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में पी रेशियो भी दे दे तो ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशियो से, मेरे को क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। जिसमें मैक्सिमम आया वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, पहला बात।
अब हम चाहेगा ना, अब तुम लोग थोड़ा सा मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ। मान लो इंटरेस्ट का ना रेट दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, क्या डिबेंचर से पैसा ले लेस देन 5 लाख, इंटरेस्ट रेट 10% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख वाले पे इंटरेस्ट रेट होगा 12, 10 लाख के ऊपर होगा 14%। और मान लो मेरा कंपनी डिबेंचर लिया है 12 लाख का, तो बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अगर 5 लाख रुपए तक का डिबेंचर ले 10%, 5 से 10 लाख में 12%, 10 लाख को पार करे 14%, और मान लो हम डिबेंचर लेकर आए हैं 12 लाख रुपए का, तो तुम लोग बताओ इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आएगा। 1,68,000 आया पहला आंसर। और कोई आंसर? क्या करना चाहिए उसका हिंट भी हम दे दिया है। इंटरेस्ट रेट will be calculated on slab basis. ढंग से निकालना, गलती निकालेगा तुम लोग। वन 134, 138, 168। और कोई भी आंसर देख लेते हैं, और कुछ आंसर आने वाला है क्या? 162। हम बताएं। देखो, डिबेंचर का वैल्यू है 12 लाख। यानी वो कौन से स्लैब में, सॉरी स्लैब में फॉल किया है इसके अंदर में। अब जैसे ही स्लैब में फॉल करेगा तो कुछ लोग के माइंड में क्या आएगा, 12 लाख इसमें गया, तो 12 लाख का 14% 168, जो आपने पहले किया था। नहीं, जब भी ये कंपनी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेगा वो हमेशा करेगा स्लैब वाइज। स्लैब वाइज का मतलब क्या, कुल मिला के लोन अगर 12 लाख का है तो पहला 5 लाख तक इंटरेस्ट है 10%, तो पहला 5 लाख पे इंटरेस्ट है 10%, यानी कितना आ जाएगा, 50,000। अब 5 लाख से 10 लाख, यानी जो नेक्स्ट 5 लाख रुपया आया उस पर इंटरेस्ट रेट है 12%, तो कैलकुलेट करना 5 लाख का 12% कितना आएगा, 60,000। तो देखो 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आ गया। डिबेंचर कितना है, 12 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर और कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपया। तो पता है ये जो 2 लाख रुपया है ना, इस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 14%, जो पता है कितना आएगा, 28,000। तीनों को ऐड करो, ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 1,38,000। सो अनफॉर्चुनेटली किसी का भी राइट आंसर नहीं आया था। क्यों? मतलब आंख का मिस्टेक। तो ये था हमारा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। और मान लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट आएगा तो इस तरीका से कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज तो सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट दे देगा। ठीक। एक आखिरी बात, मान लो पहला ऑप्शन में मेरे को इक्विटी शेयर से पैसा चाहिए 50 लाख। अब देखो तुम लोग एक और गलती करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा चाहिए 50 लाख। अब हम आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, ध्यान देना, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, इसको हम इशू कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। यानी 10 रुपए के इक्विटी शेयर को हम इशू करता है 10 रुपए और प्रीमियम में। यानी एक बात बताओ, हर इक्विटी शेयर को इशू करके कितना मिला, 10 मिला या 20 मिला? अच्छा रुको, हम एक अच्छे से लिखते हैं। इक्विटी शेयर्स of face value of ₹10 are issued at a premium of 20%, ऐसे लिख रहे हैं। आप बताओ हर इक्विटी शेयर को इशू करके कितना मिला। नहीं, इक्विटी शेयर को इशू करके तो 12 ही मिला ना, ये पता है सबको कंफ्यूज कर दे रहा है 10-10 करके। 10 रुपए हर एक शेयर का फेस वैल्यू, अगर हम 20% प्रीमियम इशू करेगा, यानी 10 से 20% जोड़ो कितना आएगा, 12। यानी हर इक्विटी शेयर को इशू करके 12 मिल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को कुल मिला के इक्विटी वालों से 50 लाख चाहिए, कुल मिला के चाहिए 50 लाख, हर इक्विटी शेयर को इशू करके 12 मिला, ये इक्विटी शेयर ली 12 रुपया दी, ये एक ली 12 रुपया दी, ये एक ली 12 रुपया दी, ये एक लिया 12 रुपया दिया, 12 12 12 12 12। तो बताओ 50 लाख रुपए को पाने के लिए मेरे को ऐसा कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। बस खाली बताओ क्या डिवाइडेड बाय तुम लोग क्या कर रहे हैं।
50 लाख डिवाइडेड बाय, हम ये पूछ रहे हैं कि कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, और 5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए एट द रेट 10, 50 लाख आया इक्विटी शेयर कैपिटल में जो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में गया 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 2, तो 10 लाख इधर गया। तो कुल मिला के तो इक्विटी वालों से हम 60 लाख रुपया ले लिया। हम यहां पे बोला क्या है कि इक्विटी वालों से 50 लाख ही रुपया लेना है, रुपया ही 50 लाख लेना है। तो बताओ कितना इक्विटी शेयर को इशू करेंगे? 50 लाख डिवाइडेड बाय 12, 50 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा ये? 4 लाख। ये आएगा 41,667 और ये भी आएगा 41,667। यानी कुछ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, कुछ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, पर पैसा तो कुल मिला के 50 लाख आया ना। तो ये होता है सेकंड जगह मिस्टेक। तो देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कितना इक्विटी शेयर वालों से लेना है? डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं। इशू कर रहे हैं 12 में, तो कितना इक्विटी शेयर इशू करना है। और यकीन मानो इसके अलावा तुम लोगों का कोई मिस्टेक नहीं रहेगा। ठीक, चलो एक काम करो, अब हम चाहेंगे एक क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। रुको, कहां है वो क्वेश्चन? चलो एक काम करें, सीधा एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन के सामने है। एक बार ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, मतलब पूरा डिटेल में बैठ बैठ के तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट पे फटाफट लिखेंगे। नहीं नहीं, पेज नंबर हटाओ, नहीं यहाँ से लिखें, पेज नंबर अलग हो गया इस पर। चलो, क्या लिखा हुआ है? द मॉडर्न केमिकल्स लिमिटेड रिक्वायर रुपीज 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। यानी मेरे को, मेरी कंपनी को कुल मिलाकर चाहिए 25 लाख रुपया। तो इस केस में होगा क्या? दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ रुपीज 5 लाख। यानी कहीं से भी 25 लाख रुपया लेकर आए, मेरा ईबीआईटी क्या आने वाला है? 5 लाख। While deciding about the financial plan, the company considered the objective of maximizing EPS। बोलता है जिसका EPS मैक्सिमम आएगा वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, नहीं बोलता तब भी वही करते। अब देखो मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। क्या क्या है? पहला, डेट से लेकर आए 250, या लेकर आए 10 लाख, या लेकर आए 15 लाख। तो एक बात बताओ, कुल मिलाकर चाहिए 25 लाख रुपया। पहला ऑप्शन है डिबेंचर से लेकर आए 2,50,000। तो बताओ जो बाकी बैलेंस बच गया, बाकी बैलेंस कितना बचा? 25 लाख माइनस 2,50,000 कितना आता है? आप बताओ बाकी 22,50 को कहां से लेकर आएगा, और बाकी बैलेंस कहां से लेकर आएगा? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। तो पहले वाले ऑप्शन में डिबेंचर है 250, इक्विटी शेयर 22,50, ऑप्शन 1। या अगला ऑप्शन है डिबेंचर से लेकर आए 10 लाख, यानी इक्विटी से लेकर आएंगे 15 लाख। लास्ट वाले में डिबेंचर से लेकर आए 15 लाख, यानी इक्विटी से कितना लेकर आएंगे? 10 लाख। तो 3 ऑल्टरनेटिव है, कहीं से भी आए पैसा तो 25 लाख आया। यानी तीनों ऑप्शन में ईबीआईटी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम, जो कितना मेरा निकाला हुआ था 5 लाख। अब माइनस करना है इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस करना है टैक्स, सीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो वही आया आफेश बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस। अब आगे बोलते हैं कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 150 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। कोई एक बात बताएगा, आज के दिन हर इक्विटी शेयर को इशू करके मिलेगा 150, पर बोलते हैं इक्विटी शेयर का दाम 125 हो जाएगा अगर फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। इसका मतलब क्या? बोरोड का मतलब क्या? बोरोइंग क्या होता है? इक्विटी से लेना या डिबेंचर से लेना? डिबेंचर से लेना। यानी जिस ऑप्शन में डिबेंचर का पैसा 10 लाख को पार कर जाए, उस समय इक्विटी शेयर का दाम 150 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? 125। देखो तो डिबेंचर का ऑप्शन 10 लाख को पार कहां किया था? पहले वाले में जो 250 था, अगले वाले में एग्जैक्ट 10 लाख है, 10 लाख को पार कहां किया था? खाली इधर। यानी तीसरे वाले ऑप्शन में इक्विटी शेयर को इशू करेंगे 125 में, पहला दोनों में 150 में। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2,50,000। यानी डिबेंचर का वैल्यू अगर 2,50,000 तक है, इंटरेस्ट आएगा 10%। 250 से 10 लाख के बीच में आएगा 15%। और 20% आएगा अगर 10 लाख को पार करे, 10 लाख से ज्यादा ले,
तो ये आएगा 20%। टैक्स रेट दिया है 50%, बताओ सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा। तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा झमेला है। हम चाहेंगे एक बार आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो पहले पर्टिकुलर ऑप्शन 1 2 3। पहला ऑप्शन में डिबेंचर 250, इक्विटी 2250। हाँ एग्जाम में अब ऑफलाइन हो गया ना, तब दिखाना होगा। कहीं पे भी अटको तुरंत मेरे से पूछना। पता है आईपैड में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि आधा स्क्रीन में क्वेश्चन दिखे, आधा में हम लिख पाए। कितना सुविधा हो जाएगा सोचो। इसमें तो हम आईफोन बोलो, सॉरी आईपैड में ऐसा होता तो अच्छा नहीं लगता। आधा में क्वेश्चन दिख रहा है, आधा में सोल्यूशन चल रहा है। स्टार्ट करेंगे ईबीआईटी के साथ। तीनों ऑप्शन में ईबीआईटी है 5 लाख 5 लाख 5 लाख। पहला माइनस करना है इंटरेस्ट। एक और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ढंग से करना। तो सुनो ना, एक काम करेगा कि बस एक बार फोटो ले लेगा क्या, ताकि हम भी सोल्यूशन करना स्टार्ट करें खाली इस क्वेश्चन का। बाकी सारे तो देखो तुम लोग को यहाँ यहाँ पे दिख जाएगा, और मेरा स्पेस भी छोड़ा हुआ है। खाली इस क्वेश्चन का एक फोटो ले लो ना, ताकि हम भी सोल्यूशन तो शुरू करें, नहीं तो मटक गया पूरा लाइफ में। हाँ पर ये लोग सबके पास बुक नहीं है ना। तो देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। डिबेंचर से लेकर आए थे 250, यानी इक्विटी से लेकर आए 22 लाख 50। डिबेंचर से लेकर आए थे अगले ऑप्शन में 10 लाख, यानी इक्विटी से लेकर आए 15 लाख। डिबेंचर से लेकर आए 15 लाख, यानी इक्विटी से लेकर आए 10 लाख। सही है ना यहां तक। तीनों ऑप्शन के अंदर देखो ईबीआईटी का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, 5 लाख। माइनस करना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आने वाला है। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आने वाला है, पहले वाले में देखो डिबेंचर 250 था, और जैसे इनकम टैक्स का स्लैब होता है यहां पर वैसा लगाना है। तो देखो 2,50,000, यानी इस ऑप्शन में फॉल किया। तो 2,50,000 पे 10% कितना होता है, 25,000। तो पहले वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,000। वेरी इजी। अब अगले वाले में डिबेंचर का वैल्यू 10 लाख है। तो देखो 10 लाख फॉल करता है इस स्लैब में, पर 10 लाख का 15% सीधा मत कर देना, जैसे इनकम टैक्स स्लैब का स्लैब होता है वैसा करना।
यानी पहला 2,50,000 पे आएगा 10%, अगला 2.5 लाख से 10 लाख यानी अगला 7.5 लाख पे आएगा 15%। हुआ था ना गलती? हुआ था, नहीं हम अज्यूम करेगा गलती हुआ था, हुआ था ना, वेरी गुड। पहला 2.5 लाख पे 10% कितना आएगा? 25,000, और जो अगला 7.5 लाख है इस पे 15% आएगा जो आता है 1,12,500। आज यानी पता है कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? जाएगा 137,500। अब अगले वाले में देखो डिवेंचर का वैल्यू 15 लाख है, और डिवेंचर का वैल्यू 15 लाख है, मतलब वो लास्ट वाले स्लैब में फॉल कर गया, तो यहां पे हमको पहले फर्स्ट स्लैब का चाहिए पैसा, अगला सेकंड स्लैब में, तीसरा आएगा थर्ड स्लैब में। तो क्वेश्चन उठता है कैसे आएगा? ये कैसे आने वाला है? पहला 250 पे 10% ये आएगा 25,000, 2.5 लाख से 10 लाख, अगले 7.5 लाख का 15% ये आएगा 11,25,000, सॉरी 1,12,500। तो देखो पहले 10 लाख पे निकल गया, पर डिबेंचर का वैल्यू था 15 लाख, तो दैनिक 10 लाख के ऊपर और कितना गया? 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। ये कितना हो जाएगा? 237,500। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? ईबीटी 475, 362,500, 262,500। ईबीटी के बाद माइनस करना है टैक्स। टैक्स का रेट बताओ, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 50%। यानी जितना कमाए इसका आधा टैक्स देंगे, बाकी आधा बच जाएगा। तो ये कितना आएगा? 237,500, 181,250, 131,250। यानी ये मेरे को क्या मिलने वाला है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड जरूर माइनस करते, पर वो नहीं था। यानी यही मेरा आ गया आफेश। अब निकालना है ईपीएस। बारह लाख कहां है? सही है ना? पक्का? लास्ट वाला मतलब ये वाला तुम्हारा 2,02,500 आ रहा है। हम गलत किए क्या ये? तुम कैसे की मेरे को समझाओ। तो पहला 2,50,000 पे 10% लिया, ठीक है, 7.5 लाख पे। यानी एक बात बताओ, अभी तक कुल मिला के कितने रुपए पे इंटरेस्ट आ चुका है? 10 लाख पर। डिवेंचर का वैल्यू कितना था? 15 लाख। तो 10 लाख के ऊपर और कितना जाएगा? 5 लाख का 20%। जो मैं एग्जांपल दिया था ये पास्ट में दी गई है, ये पास्ट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। सही है ना यहां तक? ये मेरे को मिल गया ईएटी या फिर आफेश। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलेगा? अब देखो इक्विटी वालों से कितना कितना रुपया चाहिए मेरे को पता है। इक्विटी वालों से कितना कितना रुपया चाहिए मेरे को पता है, डिवाइड कर देंगे किस रेट में इश्यू करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। क्वेश्चन उठता है किस रेट में इश्यू करना है, देखो दिया हुआ था कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 150, पर ये 125 हो जाएगा अगर बोरोइंग्स 10 लाख को पार कर जाए, यानी जिस ऑप्शन में डिबेंचर का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है वहां पे इक्विटी को 150 में नहीं 125 में इश्यू करेंगे। तो डिबेंचर का वैल्यू 10 लाख के ऊपर कहां है? खाली इस ऑप्शन में। यानी इन दोनों में इक्विटी शेयर 150 में इशू होगा और लास्ट वाले में 125 में इशू होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। कैसे आएगा? 22,50,000 डिवाइडेड बाय 150। यहां पे 15 लाख डिवाइड बाय 150 और लास्ट वाले में 10 लाख डिवाइडेड बाय 125। अगर आपको कैलकुलेट करोगे आएगा 15,000 शेयर्स, ये आएगा 10,000, ये आएगा 8,000। तो देखो ईएटी आया हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है, डिवाइड करते मेरे को क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। है ना अच्छा क्वेश्चन? दोनों कॉम्प्लिकेशन इस क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट वाला भी और नंबर ऑफ शेयर्स वाला भी। वो तो मुझे पता नहीं, देख लेते हैं। वैसे ईपीएस तुम लोग निकाला क्या? कितना आएगा? ये आएगा 15.83
18.125, 16.406। सही है ना यहां तक? यानी इवेंचुअली हम लोग कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करने वाले हैं? जिस ऑप्शन में मेरा अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमम आएगा वो कौन सा है? ऑल्टरनेटिव 2। ठीक, तो देखो इसके अंदर में ना हम लोग बचकाना क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग मतलब जो ढंग का क्वेश्चन वही करेंगे। ठीक, मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अब 2 क्वेश्चन ऐसा और करेंगे और वो भी जबरदस्त है। पता है बेस्ट पार्ट था इस क्वेश्चन के अंदर में ईबीआईटी का वैल्यू दिया हुआ था। बेस्ट पार्ट था क्वेश्चन में ईबीआईटी का वैल्यू दिया हुआ था। अब 2 क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ईबीआईटी का वैल्यू नहीं दिया होगा, और अगर ईबीआईटी का वैल्यू नहीं दिया होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। वहां पे पता है हम लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या बताएगा कि आज के दिन इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो एग्जांपल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, डिबेंचर का वैल्यू 2 लाख, यानी कुल मिला के लॉन्ग टर्म पैसा कितना हुआ है? 20 लाख। और आज के दिन मान लो ईबीआईटी का वैल्यू कितना आया हुआ है? 5 लाख। हम बता रहे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आज के दिन टोटल कैपिटल में लॉन्ग टर्म में सब आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था इक्विटी भी, रिजर्व भी, प्रेफरेंस भी, डिबेंचर भी। आज चारों मिलाकर कैपिटल है 20 लाख और उसमें ईबीआईटी कमाया हुआ है 5 लाख। अब मान लो मेरा कंपनी डिसाइड किया कि इसको 10 लाख रुपया और रेस करना है, 10 लाख रुपया और रेस करना है। तो क्वेश्चन उठता है जब 20 लाख का कैपिटल था तो इतना कमाए, अब मेरा कैपिटल 20 में 10 और जुड़ के 30 होने वाला है, तो ईबीआईटी तो बढ़ेगा ना। सोचो अगर ज्यादा कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? सेल बढ़ाओ, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाओ, कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, फिक्स कॉस्ट बढ़ाओ, ईबीआईटी बढ़ाओ। तुम लोग क्या मेरे को बता पाएगा इस समय ईबीआईटी क्या आएगा? थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाओ। 7,50,000 आना चाहिए। जरा देखो नजर में आया क्या? जब इतना कैपिटल था तो ईबीआईटी कमाए थे 5। अब जब कैपिटल में 20 में 10 जोड़ के 30 होने वाला है तो ईबीआईटी कितना आएगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। आज जरा देखो 7.5 नजर में आया, इनको नजर में नहीं आ रहा। तो अच्छा नजर में आया पर मुंह से आवाज नहीं आ रहा। यानी 20 में है 5 तो 1 में क्या आएगा? 5/20। 1 में क्या आएगा? 5/20। तो 30 में क्या आएगा? 5/20 इंटू 30। और एक बात बोले 5/20 क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल परसेंटेज के लिए 100। यानी कितना आया हुआ है ये? 25%। पहले 20 लाख का 25% कमाते थे 5 लाख, अब 20 + 10 30 लाख का 25% कमाएंगे जो क्या आ जाएगा? 7.5 लाख। ठीक, तो ध्यान देना फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल में कौन आता है? सारे लॉन्ग टर्म वाले, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, डिबेंचर। डन। अब एक काम करते हैं उसके बेसिस पे करते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब तुम लोग अब स्क्रीन में देखो और फटाफट करते चलो। The existing capital structure of XYZ Limited is as under। देखो जैसा भी हम एग्जांपल दिया एग्जैक्ट वैसा है। आज के दिन इक्विटी शेयर है 40 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 25, डिबेंचर है 25। एक बार चारों मिलाकर मेरे को बताएगा टोटल कैपिटल क्या आ जाएगा? 50, 75, 1 करोड़। ये चारों मिलाकर आना चाहिए शायद 1 करोड़। यानी आज के दिन कुल मिलाकर कैपिटल है 1 करोड़। अब आगे बोलते हैं द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज कैपिटल 12%। निकाल कर दे दिया कि रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल पे आता है 12%। यानी 1 करोड़ का 12% आज के दिन ईबीआईटी कमाते थे। 1 करोड़ का 12% 12 लाख। टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%, पर ये तो आज के दिन का स्टोरी है। अब आगे बोलता है द कंपनी रिक्वायर अ सम ऑफ 25 लाख टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्रोग्राम फॉर विच इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। यानी अभी तक था 1 करोड़, उस पर 12% कमाते थे। अब 1 करोड़ में 25 लाख और जुड़ जाएगा, यानी पता है अब कैपिटल क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 25 लाख। अब इसका 12% कमाएंगे तो क्या तुम लोग मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताएगा ईबीआईटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा? ईबीआईटी का वैल्यू आना चाहिए 15 लाख। पहले बताओ तुम लोगों को यहां तक समझ में आया? यानी 3 जो ऑप्शन आएगा ना 1 2 3, उसमें जो ईबीआईटी लिखते हैं वो क्या लिखा जाएगा? 15 लाख 15 लाख 15 लाख। क्वेश्चन उठा 25 लाख कहां से ले? इशू करेंगे 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो 20,000 इक्विटी शेयर को इशू करके इतना पैसा चाहिए।
अगला 10% प्रेफरेंस शेयर से पैसा लो, अगला 8% डिबेंचर से पैसा लो। लास्ट में पी रेशियो दिया हुआ है, इसको देखते हैं लास्ट में क्या करना है। पहले एक बार ईपीएस तक निकालते हैं, एक बार ट्राई करो ईपीएस तक निकालने का। तो ऑप्शन 1 में ओनली इक्विटी शेयर से 25 लाख लिए, ऑल्टरनेटिव 2 10% प्रेफरेंस शेयर से 25 लाख लिए, ऑल्टरनेटिव 3 8% डिबेंचर से 25 लाख लिए। ठीक है यहां तक। शुरुआत अब देखो आया तो तीनों में ही 25 लाख रुपया है। यानी मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है, ईबीआईटी का वैल्यू कितना। और ईबीआईटी का वैल्यू कितना देखो दिया हुआ था, 12% कमाता था। जब 1 करोड़ था तो 1 करोड़ का 12%। अब 1 करोड़ में 25 लाख और जुड़ गया तो 1 करोड़ 25 लाख का 12%। तो 1 करोड़ 25 लाख का 12% हम लोग निकाले थे 15 लाख। यानी तीनों के अंदर में ईबीआईटी का वैल्यू कितना है, 15 लाख। अब यहां से मेरे को इनकम स्टेटमेंट खाली कंप्लीट करना है। ठीक है यहां तक। पहले हम लोग माइनस करने वाले हैं इंटरेस्ट। जब जीवन में कोई नया दोस्त आए तो पुराने वाले दोस्त को भुलाता नहीं। ये तो मेरे पास ही है, ठीक है। ठीक है, अभी तक 4 चैप्टर हो गया ना, तो हम कंपाइल्ड वर्जन भेजता रहेगा, मतलब एक एक नहीं भेजेगा। जैसे पहला भेजा, जैसे 4 हो गया ना, चारों के एक साथ भेज देगा। 5वां कराएगा, 5 के एक साथ, तो ये लास्ट में एक ही मास्टर पीडीएफ हो जाए। ये तो खो जाएगा पीडीएफ में खोजते खोजते। माइनस करना है इंटरेस्ट। जब जीवन में कोई नया दोस्त आए, पुराने वाले दोस्त को भुला ना देना। बोला ये सब कहां से बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ कारण है। ये बोले पुराने चैप्टर्स को भुला ना देना, नहीं। जब कोई नया दोस्त आए, पुराने वाले को भुला ना देना। जब जीवन में तुम्हारे भी कोई नए आएगी, पुराने वाले को भूल थोड़ी जाएगा। दोनों को संग में चलाना है। बोला इस क्वेश्चन में अब क्या बोले जा रहे हैं, सब बकवास बात। समझने वाला समझ गया, और जो नहीं समझा वो नहीं समझा। आप एक क्वेश्चन बताओ, पहले वाले में इंटरेस्ट का वैल्यू कुछ आएगा या नहीं आएगा। पहले वाले में इंटरेस्ट का वैल्यू कुछ आएगा या नहीं आएगा। यहां पे पैसा है इक्विटी से, इधर में है प्रेफरेंस से, इधर में डिबेंचर। पहले वाले के अंदर में इंटरेस्ट का वैल्यू कुछ आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। देखो तुम लोग बोलेगा ना यहाँ तो ओनली इक्विटी शेयर है, और ओनली इक्विटी है तो इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, 0। पर ध्यान देना ये तो 25 लाख रुपीस वाला था। एग्जिस्टिंग में तो 4 लोग चल ही रहा है जीवन में मेरे। जब मेरे जीवन में एग्जिस्टिंग में 4 लोग चल रहा है, तो देखो एक डिबेंचर भी तो चल रहा था। तो हम क्या बोला, पुराने जब कोई नया से पैसा ले तो पुराने वाले को भुला ना देना। यानी जो पुराना वाला को इंटरेस्ट देना है वो तो देते रहेंगे, और किसी ऑप्शन में नया वाला डिबेंचर आया उसको थोड़ा और इंटरेस्ट देंगे। यानी पुराना वाला तो इंटरेस्ट चलता ही रहेगा। यानी पुराना डिबेंचर था 25 लाख, उसका 7% बताओ कितना आता है, 175। तो इसमें ओनली इक्विटी वाला है, यानी खाली इसी डिबेंचर वाले को पैसा दिए 175। यहां पे पैसा लिए प्रेफरेंस वाले से, यानी एग्जिस्टिंग डिबेंचर वाले को भी पैसा दिए 175। अब लास्ट वाले में तुम लोग बताओ मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा। मेरे हिसाब से आना चाहिए 375। जरा देखो 375 नजर में आया। एग्जिस्टिंग वाले का 175 चलता रहेगा, और नए वाले का 25 लाख का 8% कितना होता है, 2। तो 175 और 2 कितना हो जाएगा, 375। यानी मेरे को क्या मिल जाएगा, ईबीटी। देखा जीवन का सार, नए वाले के आने पे पुराने वाले को भुला ना देना। बजाय ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और तुम लोग के कान में ये आवाज आए, कितना मजा आ जाएगा। तो जो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं उससे एग्जांपल है 50 नंबर के एफएम में लेट्स से 30 नंबर आ जाए, 30-35 नंबर, तो मजा आ जाएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाए।
चलो एक काम करें, ये कितना आएगा? 13,25,000 शायद। ये आएगा 13,25,000, 11,25,000। ईबीटी के हम लोग माइनस करने वाले हैं टैक्स। मेरा टैक्स का देखो रेट कितना दिया हुआ था, 50%। तुम लोग एक बार ईईटी तक पहुंचो, फिर माइनस करना प्रेफरेंस डिविडेंड। ये आने वाला है शायद 662500, 662500, 562500। सही है ना यहां तक? अब ईटी के बाद मेरे को माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन उठता है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? ध्यान देना, नए के आने के बाद पुराने वाले को भुला ना देना। पूरे चैप्टर में इस क्वेश्चन का एक ही सार, नए के आने पे पुराने वाले को भुला ना देना। प्रेफरेंस शेयर देखो, पहले 25 लाख ऑलरेडी था। उसको 9% ऑलरेडी देते थे, तो 25 लाख का 9% कितना आता है? 2,25,000। तो अगर इसमें ओनली इक्विटी है तो ओनली पुराने वाले को तो देना पड़ेगा ही ना, उसको थोड़े भुला देंगे कि मेरे जीवन में कोई और आ गया तुम जाओ। तुम लोग से 6 सब बात कौन समझ सकते हैं? आप लोग यंग जनरेशन है। वो अच्छा, इसका अकाउंट मेंटेन रहता है। तो पहले वाले में देखो 2,25,000 आएगा, पता है लास्ट वाले में भी 2,25,000 आएगा, क्योंकि खाली पुराना प्रेफरेंस शेयर ही रहा, इसमें नया तो कुछ आया नहीं। पर पता है दूसरे ऑप्शन के अंदर में प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू पता है कितना आने वाला है? 4,75,000। 2,25,000 था वो तो था, 25 लाख का 10% 2.5 लाख और आया, यानी 475। मेरे को क्या मिल जाएगा? आफेश आई थिंक 437,500। ये कितना आएगा? 187,500, 337,500। आफेश आ गया। मेरे को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्या मिल जाएगा? ईपीएस। मेरा क्वेश्चन उठता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा देते हैं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 40 लाख रुपया। यानी मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, पता है कितना हो जाएगा? 40,000। यानी एग्जिस्टिंग में 40,000 इक्विटी शेयर था। अब पहले ऑप्शन में बोलता है 20,000 शेयर और आया है, तो 40 + 20 मिलाकर कितना हो गया? 60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले वाले में हो जाएगा 60,000। सेकेंड वाले में ओनली प्रेफरेंस शेयर ही आया था, यानी एग्जिस्टिंग जो 40,000 था वो वही रह जाएगा। लास्ट वाले में भी खाली डिवेंचर से ही पैसा आया था, यानी जो एग्जिस्टिंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 था ये वही रह जाएगा। तो डिवाइड करते पर मेरे को क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, मेरा अर्निंग्स पर शेयर आने वाला है 7.29 शायद, 4.69 शायद, 8.44 शायद। सही है ना यहां तक? हम इस क्लास का शुरुआत किया था ये बोल के कि हर शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है उसका मार्केट प्राइस मैक्सिमम करना। तो जिसका ईपीएस आया वो मेरे लिए बेस्ट है फिलहाल अभी तक। पर पता है क्वेश्चन में देखो लास्ट में ना एक लाइन लिखा हुआ था, इक्विटी शेयर कितना था? ये देखो शुरू में 40,000, 40 लाख रुपया था, 100 रुपया ईच, मतलब 40,000 शेयर था। ठीक। अब देखो हमारे क्वेश्चन में एक बात क्या लिखा हुआ था, इट इज एस्टिमेटेड एट द पीई रेशियो। क्लास के बिगनिंग में बताया था ना, पी रेशियो इन केस ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, यानी तीनों ऑप्शन में 20, 17, 16 है। अब बताओ मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा? तो ईपीएस आया हुआ है, पीई रेशियो है 20, 17, 16। बताओ इससे मेरे को क्या मिलने वाला है? मल्टीप्लाई करते क्या मिलने वाला है? अरे क्या मिलने वाला है? एमपीएस। कारण क्या है? पी रेशियो क्या था? एमपीएस बाई ईपीएस। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईपीएस से, कट कट के क्या मिल जाएगा? एमपीएस। और जिस ऑप्शन में एमपीएस मैक्सिमम आएगा वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। चलो एक काम करें, जरा एमपीएस निकाले।
दिस इनटू दिस 145.8 और नेक्स्ट वाले में कितना आएगा 79.73 लास्ट वाले में कितना आएगा 135.04 यानी पता है जिस ऑप्शन में एमपीएस मैक्सिमम आया मेरे लिए वो बेस्ट है और एमपीएस तो मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव 1 में आया था अगर ये नहीं देता तो ईपीएस मैक्सिमम था ऑप्शन 3 में पर पी रेशो जैसे दिया एमपीएस बेस्ट आ गया ऑप्शन 1 में था ना ये भी अच्छा क्वेश्चन एक और करना है इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन चलो करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन फिर हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक पे जो हमारा आखिरी टॉपिक है क्या हम लोग चले आगे में देखो वो है ये वाला क्वेश्चन एक्सेल लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग फिगर्स देखो प्रॉफिट दिया है 2,60,000 उसमें से माइनस करता है इंटरेस्ट और डिबेंचर 60,000 एक बात बताओ इंटरेस्ट माइनस हुआ है इधर से तो ये इस प्रॉफिट का क्या नाम होगा इंटरेस्ट के पहले क्या आता है ईबीआईटी यानी ये ईबीआईटी है माइनस इंटरेस्ट किए तो ईबीटी आया होगा माइनस टैक्स किए तो ईएटी आया होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किए होंगे तो ईपीएस आया होगा प्राइस इन द मार्केट दिया है प्राइस इन द मार्केट माने क्या एमपीएस इससे निकाला हुआ है पी रेशियो तो एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दे दिया थैंक यू सो मच अब हमको क्या करना है अब देखो नीचे क्या करना है द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ 6 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व माने रिटेन अर्निंग्स है 6 लाख द कंपनी नीड्स रुपीज 2 लाख फॉर एक्सपेंशन इसको 2 लाख रुपए और चाहिए दिस अमाउंट विल अर्न एट द सेम रेट एज फंड ऑलरेडी इंप्लॉयड यानी जो रेट में ऑलरेडी अर्न कर रहा है वही सेम रेट में अब बाद में भी अर्न करेंगे यू आर इन्फॉर्म दैट debt equity ratio more than 35% will result in P ratio down to 8 and the interest rate on additional amount borrowed to 14%. You are required to ascertain the price of the share अगर additional fund को लेना है debt से या additional fund को लेना है equity share से यानी दो ही ऑप्शन है either डिवेंचर से या फिर equity share एक बार ना P ratio वाला इनको भूल जाओ वो तो लास्ट टाइम में काम आता है पहले उसके पहले वाला काम सल्टा देते हैं रुको पहला क्वेश्चन उठता है कि 2 लाख रुपए के एक्सपेंशन के बाद नया ईबीआईटी क्या होगा पहले मेरे को निकालना है तो अभी देखो ईबीआईटी कितना था 2,60,000 अभी मेरे को निकालना है कुल मिला के टोटल कैपिटल कितना है और टोटल कैपिटल में 4 चीज आता है पहला क्या आता है इक्विटी शेयर कैपिटल देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 40,000 ऑफ ₹10 ईच 40,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच मतलब कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख अगला ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस देखो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 6 लाख अगला ऐड करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जरा देखो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या अगर होता ना तो ईएटी के बाद माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दिख जाता अगर माइनस नहीं किया मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ नहीं तुम्हें बोला तो क्या डिवेंचर है क्या क्वेश्चन में क्या डिवेंचर है क्या नजर में आया डिवेंचर का अमाउंट नजर में आ रहा है आ गया नजर में 5 लाख क्या बात है तुम लोग होशियार हो गया कैसे है बताओ क्या बात है इंटरेस्ट दिए हैं 60,000 जब इंटरेस्ट रेट था 12% यानी डिवेंचर का वैल्यू क्या होगा 60,000 बाय 12% 5 लाख अब जरा एक बार निकाले तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा 4 + 6 + 0 + 5 होता है 15 लाख यानी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा ईबीआईटी 2,60,000 कमाए थे जब टोटल कैपिटल था 15 लाख परसेंटेज के लिए इंटू 100 अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आने वाला है कितना क्या बात है वापस बोलो 17.33% ठीक यानी जब 15 लाख का कैपिटल था तो 15 लाख का 17.33% कमा रहे थे पर एक्सपेंशन के बाद अब 15 लाख थोड़ी रहेगा 15 लाख में देखो 2 लाख रुपया और बढ़ जाएगा यानी अब टोटल कैपिटल क्या बन जाएगा 17 लाख अब 17 लाख का 17.33% कमाएंगे तो मेरे को नया ईबीआईटी मिल जाएगा अगर हम लोग कैलकुलेट करें मेरा नया ईबीआईटी 17 लाख का 17.33% कितना बोला 294610 ये आया क्या 2941 ये ना 294610 बोलो ना ठीक यानी मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए पहला ऑप्शन है
डिबेंचर से लेकर आओ, अगला ऑप्शन है इक्विटी शेयर से लेकर आओ। यानी ऑल्टरनेटिव 1 डिबेंचर, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था 14% इंटरेस्ट ऑन एडिशनल डिबेंचर, और अगला है ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी 2 लाख। ईबीआईटी दिया हुआ है, यहां से इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ध्यान देना, नए के आने पे पुराने को भुला ना देना। ट्राई करो करने का। सोचो कितना बढ़िया बढ़िया हम लोग 3 क्वेश्चन चुन के किए हैं, बोलो है या नहीं। ये कर लिया ना, एग्जाम में कुछ भी है फुद्दू आएगा। क्या आएगा? फुद्दू। ऑल्टरनेटिव 1 डिबेंचर 2 लाख, ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी 2 लाख, और डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 14%। सही है ना? तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले नए ईवीआईटी के साथ। दोनों ऑप्शन में 294610 माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब डिबेंचर वाले में 2 लाख का 14% 28,000 तो नया वाला आएगा, पर जो पुराना इंटरेस्ट का 60,000 था उसे भुला ना देना, वो भी तो आएगा। यानी पहले वाले में 60 प्लस 28 88, और जब ओनली इक्विटी वाला ऑप्शन रहेगा उसमें खाली 60,000 आता रहेगा। मिल जाएगा ईबीटी। टैक्स रेट कहां गया? वो अच्छा, ये टैक्स रेट 50% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो हो गया, खत्म हो गया। 3 लाइन का तो क्वेश्चन था बेचारा। हाँ हाँ, ये जरूर दिखाना पड़ेगा। मेन तो ये कैलकुलेशन है कि ईबीआईटी आया कहां से। बोलो 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 बोलो। 88,000 है, सही बोल रहा है। ये रहा, ये रहा। क्या हम भी थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दें? पहला ऑप्शन 14% डिबेंचर 2 लाख। दूसरा ऑप्शन इक्विटी से लेंगे 2 लाख। मेरा ईबीआईटी कितना है? 294,610। 294,610 ईबीआईटी तक आया हुआ है। माइनस करना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो, यहां पे 2 लाख का 14% 28,000 आएगा, पर भाई जो पहले का इंटरेस्ट था उसे भुला ना देना, 60,000 वो भी तो आएगा। तो 60 प्लस 28 मिलाकर कितना होता है? 88,000। अब यहाँ पे नया इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर पुराना वाला 60,000 तो आता ही रहेगा। यानी इधर में क्या गया? ईबीटी जो आने वाला है 234। हाँ, हम भी वही लिख रहे हैं। तो 234, अच्छा इधर का बोला है। ओके ओके, तुम पहले वाला बना। माइनस करते हैं टैक्स। टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 50%। ये आएगा 103305, ये आएगा 117305। यानी आया ईएटी। सही है ना यहां तक?
प्रेफरेंस डिविडेंड होता जरूर माइनस करते, पर वो दिया हुआ ही नहीं था। यानी यही है आफेश, डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्वेश्चन उठता है जब डिबेंचर्स वाला ही था तो जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था वो तो खाली उतना ही रह गया 40,000। अब मेरा क्वेश्चन उठता है यहां पे इक्विटी शेयर 40,000 जो था वो तो था, प्लस और नया कितना आया। देखो 2 लाख रुपया ले रहे हैं इक्विटी शेयर वालों से। 2 लाख रुपया ले रहे हैं इक्विटी शेयर वालों से। कौन से रेट में इशू करेंगे बताओ क्या? बताओ 2 लाख रुपया जब इक्विटी शेयर वालों से लेंगे, मेरे हिसाब से 10 नहीं, मेरे को तो 25 लग रहा है। मेरे को तो 25 लग रहा है कि 25 के रेट में इशू करना चाहिए। पहले बताओ तुम लोगों को क्या 25 नजर में आ रहा है कहीं? अब जब मार्केट में इक्विटी शेयर वालों से पैसा लेंगे 2 लाख, तो कौन से रेट में इशू करेंगे? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 25। यानी कितना शेयर्स को इशू करना पड़ेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 25, है ना? आज जब मार्केट में प्राइस 25 चल रहा है तो हम 10 में क्यों इशू करेगा? ऑब्वियसली 25 में इशू करेगा। तो मेरा पता है कितना नया शेयर्स आ जाएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 25 कितना होता है? 8,000, यानी कितना आएगा? 48,000। डिवाइड करते मेरे को क्या मिल जाएगा? ईपीएस जो आने वाला है 2.58 शायद। दूसरा वाला कितना आएगा? 2.44। यानी अभी तक के हिसाब से ऑप्शन 1 बेस्ट आया। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में पी रेशियो भी दे तो उससे मल्टीप्लाई करके क्या निकालना पड़ेगा? एमपीएस। सही है ना यहां तक? तो देखो यहां तक तो क्वेश्चन में झमेला था नहीं, एक जगह तुम लोग बस अटका था, इस जगह। ठीक। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है पी रेशियो क्या रहेगा। देखो पी रेशियो तो दिया हुआ है 10, पर आगे देखो हमारे क्वेश्चन में एक गजब का बात बोल दिया। अब खाली इस लाइन पे फोकस करेंगे। बोलते यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो यानी डिवेंचर डिवाइडेड बाय डिवेंचर प्लस इक्विटी अगर मोर देन 35% हो जाए तो पी रेशियो 10 नहीं 8 हो जाएगा। कब? जब डिवेंचर डिवाइडेड बाय डिवेंचर प्लस इक्विटी मोर देन 35% हो जाए। तो देखो तो डिवेंचर का वैल्यू कितना है? इस ऑप्शन में 2 लाख था, और एग्जिस्टिंग डिवेंचर 5 लाख पहले से पड़ा था। यानी 5 प्लस 2 डिवेंचर का वैल्यू है 7 लाख, डिवाइडेड बाय जब डिवेंचर प्लस इक्विटी मिला के 17 लाख था। 7 प्लस 10 17 हो गया ना? एक बार जरा निकालो तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख क्या होता है? 7 लाख डिवाइड बाय 17 लाख क्या होता है? परसेंटेज फिर इंटू 100, 40। यानी देखो मोर देन 35 हो गया, तो यानी इस केस में पी रेशियो कितना हो जाएगा? 8। तो पहले वाले ऑप्शन में पी रेशियो हो जाएगा 8। अब जरा एक बार दूसरे वाले ऑप्शन में निकाले परसेंटेज क्या है। दूसरे वाले में देखो डिवेंचर से कुछ नहीं आया, मतलब खाली एग्जिस्टिंग 5 लाख ही पड़ा रह गया। एग्जिस्टिंग जो 5 था वही पड़ा रह गया, डिवाइडेड बाय 17। एक बार निकालो ये परसेंट कितना आएगा? कितना आएगा? 29.41, यानी 35 को पार नहीं किया, यानी पी रेशियो एग्जिस्टिंग वाला 10 ही पड़ा रह जाएगा। तो यहां पे पी रेशियो क्या रह जाएगा? 10। ईपीएस आ गया, पी रेशियो भी जस्ट देखे क्या है, मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल जाएगा? एमपीएस। एक बार कैलकुलेट करें कितना कितना आएगा। पहले वाले में आएगा 20.64, 24.4। तो देखो एमपीएस यहां पे ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन अच्छा आया? ऑप्शन 2 था ना? जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये वाला। पंद्रह तो ऑलरेडी पहले से था, अब 2 लाख रुपया और आया, तो कुल मिला के डिवेंचर इक्विटी का वैल्यू जो पहले 15 था अब 2 मिला के 17 हो गया। अब ये वैल्यू तो 17 हो गया, अब ये देखता है कि डिवेंचर कितना है। पहले वाले ऑप्शन में डिवेंचर पहले 5 था, 2 और आया मिलाकर 7, तो 7/17 इंटू 100। ये वाले ऑप्शन में डिवेंचर 5 था और नया कुछ नहीं आया, मतलब 5 ही रह गया, तो 5/17 इंटू 100। ठीक है ना? आज चलो काम खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का। कितना बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, मन करे एग्जाम में जाके हम बैठ जाए। भाई हमको पता है इतना मन करता है ना अब एग्जाम देने का, कॉस्ट एफएम का, और कुछ नहीं। चलो एक काम करें, अब हम लोग आते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर में 2 इंसान हमारे जीवन में आए थे, एक का नाम था ड्यूरैंड
और एक का नाम था एमएम। एमएम का याद है फुल फॉर्म क्या था? मिली मिली। मिली मिली कौन है? एमएम कौन था? मोदी ग्लैनी मिलर। मिली मिली। एमएम कौन है? मोदी ग्लैनी मिलर। ये पूरे के पूरे चैप्टर में खाली 3 फॉर्मूला है, ओनली 3 फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया? ये गया भाड़ में, कॉमन सेंस लगाते हैं पहले। पता है एक फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी में होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, जो होता था ए डिवाइडेड बाय आई या ए डिवाइडेड बाय आर। ए मतलब क्या? मेरे को हर साल जीवन भर क्या? एक सेकंड, परपेचुइटी मतलब क्या होता है? जो जीवन भर चलता रहे, अनंत काल तक चलता रहे, जिसकी कोई सीमा ना रहे, जो सीमा से परे है, उसे कहते हैं परपेचुइटी। यानी इसका टाइम पीरियड है इंफिनिटी, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो जीवन भर जो ए ए ए ए ए ए ए ए आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? उसका आज के दिन वैल्यू क्या होगा? ए डिवाइडेड बाय आई। आर क्या है? मेरा इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो तुम लोग को थोड़ा बहुत अगर याद आया ना, तो इसके अंदर में ना बहुत सारा अजम्पशन था ये वाले मॉडल में। पहला अजम्पशन था देयर आर नो टैक्सेस। कुछ याद आ रहा है ऐसा? देयर आर नो टैक्सेस, और हम बड़ा खुश होता है अजम्पशन लेके। अगला था देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर। तो क्वेश्चन उठता है इस केस में अगर इनकम स्टेटमेंट बनाए तो ईवीआईटी तो पता है, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, आया ईबीटी। अब बताओ अगर मान लो टैक्स ही नहीं है, अगर मान लो टैक्स ही नहीं है, तो जो ईबीटी आया पता है वही क्या बन जाएगा? ईएटी। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है, तो जो ईएटी आया पता है वही क्या बन जाएगा? आफेश। ठीक। अब तुम लोग मेरे को बस खाली आंसर दो इतना सा देख के। तुम लोग बताओ इक्विटी वाले को क्या मिलेगा? ईबीआईटी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या आफेश मिलेगा? इक्विटी वाले को क्या मिलता है? आफेश। तो इक्विटी वालों का वैल्यू क्या आएगा? जीवन भर मिलेगा आफेश। जीवन भर मिलेगा आफेश। क्या हम आफेश की जगह ये लिख सकते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी वालों का चाहत क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी वाले को क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी वालों का वैल्यू क्या आ गया? उसको जो हर साल मिले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय उसका रिटर्न क्या है? के। अगला एक बार जरा वैल्यू ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला देखते हैं। तुम लोग डिवेंचर होल्डर को हर साल क्या मिलेगा? ईबीआईटी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या आफेश मिलेगा? इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला में जीवन भर मिलेगा इंटरेस्ट। बताओ डिवेंचर वालों का कॉस्ट क्या होता है? के एबीसीडी ई एफ जी एच आई क्या होता है? के डी। तो डिवेंचर वालों का आया वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जो उसको मिलने वाला है जीवन भर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। और एक होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म मतलब डिवेंचर इक्विटी दोनों को मिला के। इक्विटी वाले को ये मिला, डिवेंचर वाले को ये मिला, यानी दोनों को मिलाकर क्या मिला? ईबीआईटी। तो मतलब इसके फॉर्मूला में आएगा ईबीआईटी। बताओ डिवाइडेड बाय के डी तो होगा नहीं, के ई तो होगा नहीं, यहां पे डिवाइड करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उसको क्या बोलते हैं? के ओ। ठीक। पता है एग्जैक्ट ये 3 फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ फॉर्म ईबीआईटी बाय के ओ, वैल्यू ऑफ डेट इंटरेस्ट बाय के डी, वैल्यू ऑफ इक्विटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बाय के। ये 3 फॉर्मूला माइंड में सेट करो, पहले सेट करो, करो ना सेट। ये सेट कर रही है क्या? एक बार छुपा के पूछे, रुको, तुम लोग से थोड़ा पूछे। एक बार बताओ इस सिनेरियो में मेरा इनकम स्टेटमेंट में खाली 3 लाइन आया था, क्या क्या था? माइनस इंटरेस्ट, यही ईबीटी है, ना टैक्स यही ईएटी है, ना प्रेफरेंस डिविडेंड यही आपेश है। अब ढंग से आंसर देना। एक है वैल्यू ऑफ फर्म, एक है वैल्यू ऑफ इक्विटी, एक है वैल्यू ऑफ डिबेंचर। पहले बताओ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को हर साल क्या मिला? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। बताओ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले को क्या मिला? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केई। एक आया वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों को मिलाकर क्या मिला? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ। ठीक। अब ऑब्वियस आता है वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? डिबेंचर और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों के मिला के बराबर। टोटल वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यू ऑफ डिबेंचर प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक, हो गया खत्म, हो गया बस। अब एक काम करें, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे ना 3 अप्रोच है, एक है नेट इनकम, एक है नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक है ट्रेडिशनल। तीनों गया भाड़ में। कहां गया?
भाड़ में। अगला है मोदी ग्लैनी मिलर, कहां गया? भाड़ में। पता है एक भी ये सब कुछ ना पता रहे, क्वेश्चन सारा होगा। याद हम लोग ग्राफ बनाते थे, के डी ऐसा, के ई ऐसा, के उधर गया उधर गया, जैसी लाइन ऊपर जाता था तुम लोगों का दिमाग के ऊपर से जाता था। घबराना मत, जो दिया रहे वो निकाल, बाकी अपने आप कैलकुलेशन होगा। 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक मिनट, अब तुम लोग से थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में के ई दिया है, तो इससे क्या चीज का वैल्यू आएगा? वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ डिवेंचर या वैल्यू ऑफ इक्विटी? वैल्यू ऑफ, ठीक है। अगर मान लो केडी दिया, उससे क्या चीज का वैल्यू आएगा? और जैसे दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। उससे पता है ईबीआईटी बाय केओ होता है, और वैल्यू ऑफ फर्म आया हुआ ईबीआईटी है पता है, तो केओ आएगा। तो इस तरीका से ना 3 में से 2 नंबर देगा, तीसरा निकालने बोलेगा। एक काम करते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथ में। ईबीआईटी और पीएचआई लिमिटेड 5 लाख, ईबीआईटी दिया हुआ है 5 लाख, लवली। द कंपनी हैज 10% 20 लाख का डिवेंचर, ओके, वैल्यू ऑफ डिवेंचर दे ही दिया। डिवेंचर का वैल्यू है 20 लाख, जिसमें इंटरेस्ट रेट देना है 10%। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी केई दिया है 16%। अब रुको, केई दिया है, केई दिया है, बताओ केई से क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दो। जो चीज का कॉस्ट देगा पहले हमेशा उसी का वैल्यू निकाल। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैसे तो बोला भी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। बताओ तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या? क्या बाय क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के ई। क्या तुम लोग कैलकुलेट कर पाएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बाय के, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? ईबीआईटी है 5 लाख, इंटरेस्ट कितना है? 20 लाख का 10%, 2 लाख। के कितना है? 16%। 16% का मतलब क्या होता है? 16/100, 0.16। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा? 18 लाख। ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी का वैल्यू आया 1875, डिवेंचर का वैल्यू 20 लाख पता था। इक्विटी है 1875, डिवेंचर का वैल्यू पता था, यानी दोनों को जोड़ते ही वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। अगला निकालना है वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म। एक बार निकालो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा? 1875 इक्विटी वालों का, 20 लाख डिवेंचर वालों का, दोनों मिलाकर 38,75,000। तो पहला पार्ट डन। अब अगले में निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब के ओ। अब तुम लोग बताओ के ओ कैसे निकाले? वैल्यू ऑफ फर्म पता है, और याद है वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ है 3875। और अगर ईबीआईटी का वैल्यू 5 लाख पता है, वैल्यू पुट कर, क्या मिल जाएगा? के ओ। 5 लाख बाय के ओ है 3875। ये गया इधर, ये गया इधर, तो क्यू कितना आ जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 3875, परसेंटेज के लिए इंटू 100। जनरली पता तुम लोग से एग्जाम में ना उल्टा हो जाता है, उल्टा डिवाइड, ये हम देखे लोगों से। कितना? तुमसे भी उल्टा हुआ था ना कशिश? हम बोला ना एग्जाम में लोग 3875 बाय 5 लाख कर देते हैं। तो थोड़ा मैथ्स को थोड़ा प्यार देना और इधर का उधर करना, ठीक है? पहला वाला यानी पता है डिवेंचर का वैल्यू एग्जाम में हमेशा देगा। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन में के ई दे दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल, अगर के ओ दे देता तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल, और उसके बेसिस पे अगला कैलकुलेशन करना है। अब एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एकदम शांत बैठ जाता है, तुम लोग अपने आप करो। एचपी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी।
अगर बाई चांस बोलता नेट इनकम या नेट प्रॉफिट तो वो ईएटी होता है। ये नहीं, विद रेशियो एनालिसिस पर जब रिवीजन करेंगे तो बता देगा। ये है ईबीआईटी। कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 10% एंड करेंटली द कंपनी इंप्लॉइज 15 लाख ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का वैल्यू दिया हुआ है। मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। बताओ तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? के डी, के ई या के ओ? के ओ। तो अगर के ओ दिया है तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? के ओ से कौन सा वैल्यू आता है? वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकाल लो। वही निकालने बोला है, वैल्यू ऑफ कंपनी बोले या वैल्यू ऑफ फर्म? पहला वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ कंपनी है ईबीआईटी बाय के ओ। ईबीआईटी है 5 लाख, केओ कितना है 15% यानी 15/100.15। पता है ये वैल्यू कितना आने वाला है? ये क्या आ गया? कितना 3 है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। यह है मेरा वैल्यू ऑफ फर्म माने टोटल वैल्यू। अब एक बताओ, टोटल वैल्यू आ गया, उसके अंदर में डिबेंचर 15 लाख दिया हुआ है, टोटल वैल्यू आया हुआ है, उसमें से डिबेंचर 15 लाख है, टोटल वैल्यू में डिबेंचर 15 लाख है, तो बताए बाकी क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक बार कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा। कितना भैया भैया नंबर आ रहा है ना, एग्जाम में आदमी चप में आ जाए। ये क्या हो गया? 3333 माइनस करना है 15 लाख, तो ये कितना आने वाला है? कितना 3 लिखे? यहां तक आया। मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, लास्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आया हुआ है, और हमारे वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला था, कोई पेज पलटाएगा नहीं, हमारे वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के। ईबीआईटी देखो 5 लाख पता है। मेरा क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर का वैल्यू 15 लाख है और डिबेंचर पे कॉस्ट लगता है 10%, तो 15 लाख का 10% कितना आता है? 1,50,000। तो 5 लाख माइनस 1,50,000 कितना होता है? 3,50,000। तो ये आया 3,50,000 बाय के इक्वल टू इतना, के गया इधर, ये गया इधर, क्या मिल जाएगा के का वैल्यू? 5 लाख माइनस 1,50,000 होता है 3,50,000। ये वापस उल्टा किया लगता है। ये गया इधर, ये गया इधर, तो बताइए के कितना आ जाएगा? 3,50,000 डिवाइड बाय 18 5/3 है। क्या भैया नंबर आया? ये आएगा 19.09%। आया ना ये वाला? आप क्या तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपने आप कर पाएगा? सोचो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना लॉटरी होता है ना? ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। एचयूएल का ईबीआईटी दिया हुआ है, डिवेंचर इक्विटी दोनों है, ऑब्वियस सा बात है। डिवेंचर का वैल्यू है 5 लाख, कंपनी का इक्विटी कैपिटल का रेट दिया है, कंपनी का इक्विटी कैपिटल का रेट दिया है। इक्विटी कैपिटल का रेट मतलब क्या? के ई दिया है, और अगर के ई दिया है तो भैया पहले तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ही आने वाला है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना, फिर वैल्यू ऑफ डिवेंचर पता है, मिला के वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, ईबीआईटी पता है, के आ जाएगा।
तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे के दिया हुआ है, यानी इससे आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बाय के। ईबीआईटी कितना है 1 लाख, इंटरेस्ट कितना है 5 लाख का 10% 50,000, के कितना है 15% यानी 0.15, ये कितना आएगा, यह है वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिवेंचर का वैल्यू है 5 लाख, इक्विटी का वैल्यू आ गया, डिवेंचर का वैल्यू दिया है, दोनों को जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। मेरे को सीधा बताओ ना कितना आएगा। हाँ वही तो लिखा है, ठीक है ना। अब आगे मेरे को निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ। मेरा वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। ईबीआईटी है 1 लाख, वैल्यू पुट कर दो 1 लाख, डिवाइडेड बाय केओ है इतना। एग्जाम में प्लीज ये ना ढंग से करना, ये वाला पार्ट 99% चांस है तुम लोग 10 डिवाइड बाय 1 लाख कर देगा 8.33%, इसीलिए हम बोला था कि मिस्टेक होता है। तो केओ क्या आएगा, 1 लाख बाय 83333 परसेंटेज चाहिए इंटू 100, कितना आएगा 12%। सही है ना यहां तक। और एग्जाम में ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस अब एक आखिरी ऐसा और कर लो, क्वेश्चन नंबर 4। तुम लोग को पता है, तुम लोग को आइडिया नहीं लग रहा है तुमको कौन सा अप्रोच का क्वेश्चन कर रहा है, पर सारा राइट हो रहा है। कुछ नेट इनकम चल रहा है, कुछ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच चल रहा है, कुछ ट्रेडिशनल चल रहा है, कुछ मोदी ग्लैनी मिलर चल रहा है, पर क्वेश्चन हो रहा है। तो भाड़ में क्या वो लोग सब क्वेश्चन करते चलो। कंपनीज एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी है 50,000। द कंपनी हैज रुपीज 2 लाख 10% डिबेंचर, डिबेंचर का वैल्यू है 2 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि ये दिया हुआ है, कैलकुलेट, बस जो भी मेथड है भाड़ में, के ही पता है, हम तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो करने का सबसे सरल उपाय है, जो दे उसी को कैलकुलेट कर ले। ये आने वाला है, क्या बता रहे मेरे को, अरे बता क्या रहे हैं। हाँ वैल्यू ऑफ फर्म 440, और वो आएगा 11.36। तुम लोग सोचा कैसे कर लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स। कल फ्राइडे है ना, कल कर लेते हैं डिविडेंड पॉलिसी। तो जो लास्ट का जो चैप्टर है ना, वो सब पहले शुरू का चैप्टर इजी था, तो लास्ट वाला जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, बेचारा 10-12 क्लास कर देता। हाँ एक बार कैलकुलेट करो, देखो जैसे ही के दिया हुआ है निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बाय के। ईबीआईटी कितना है 50,000, इंटरेस्ट कितना आएगा 2 लाख का 10% 20,000, डिवाइड बाय के कितना है 12.5%, 12.5 बाय 100.125, ये शायद आएगा 2,40,000। तो देखो इक्विटी का वैल्यू आया 240, डिबेंचर का वैल्यू है 2 लाख, तो इक्विटी और डिबेंचर के वैल्यू को जोड़ देंगे, मिलाकर आएगा वैल्यू ऑफ फर्म 4,40,000। मेरा क्वेश्चन उठता है वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी बाय के। ईबीआईटी 50,000 वैल्यू पुट कर, ये कितना आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये आने वाला है 11.36। आया ना ये वाला, जादू हो गया ना, जादू बन के बैठी है। चलो डन 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 डन, बोलिए विकी जी, विकी
आगे बढ़े। तो नाम पे एक मूवी भी आया तुमको पता है? 4 5 6। डन डन डन। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7। मूडी ग्लैनी मिलर, भाड़ में गया कौन सा मिलर? हम दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, बस करते चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। एक सेकंड, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर एज पर मोदी ग्लैनी मिलर। बहुत अच्छा बात है, तुम जो भी हो उनको फर्क नहीं पड़ता। एक फर्म है पी, एक है क्यू, एक है आर। ईबीआईटी देखो तीनों में दिया हुआ है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है वो दिया हुआ है। कितना डिवेंचर का वैल्यू है वो दिया है। पहले वाले में डिवेंचर 0 है। और लास्ट में देखो एवरी फर्म एक्सपेक्ट 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब केओ दिया हुआ है। अब केओ दिया है ना, केओ केओ दिया है केओ, तो वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा? ईबीआईटी तीनों का पता है, डिवाइडेड बाय केओ 12%, 12%, 12%। आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म में से डिवेंचर का वैल्यू को हटा देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तक बस वही निकालना, निकाल लो। और आगे के टी तो निकालने बोला ही नहीं है इसमें। एक बोला है वैल्यू ऑफ फर्म निकाल, आराम से हो जाएगा। अगला वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर निकाल। तो एक बार वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो गंदा नंबर आ रहा है। जो भी है सो है, क्या उपाय। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। ईबीआईटी है 13 लाख, डिवाइडेड बाय केओ है 12%। अरे बाप रे, ये क्या नंबर आया है? अगले वाले में भी अच्छा, तो सब में सेम ही आएगा। मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आया हुआ है। अब ये आया वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें से डिवेंचर को हटा देंगे तो इक्विटी मिल जाएगा। डिवेंचर देखो दिया हुआ है पहले वाले में 0, 9 लाख, 10 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस करना है 0 तो ये सेम वैल्यू रह जाएगा। इसमें से माइनस करना है 9 लाख। 183 माइनस करना है, माइनस कितना आया? एक करोड़ 8 लाख है ना, तो इसमें से 9 लाख माइनस होगा 99, ये है ना। लास्ट वाले में यह है टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, पर यहां निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। यह है टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर तो देखो दिया हुआ था ना, 3 लाख, 250 एंड 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ था 3 लाख, 250 एंड 2 लाख। इससे मेरे को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं, सब जो नंबर्स है ना ये दिमाग का दही करता है। पहला वाला शायद 36.11 आएगा ना। थर्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री 49.17 सही है ना यहां तक? सही लिखे ना हम? नंबर्स में कोई उलझन आ गया हो तो सारे थ्री के बीच में। चलो डन। अरे वाह, बस अब 8 करो, फिर हम लोग करते हैं इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक। मोदी ग्लैनी मिलर के अंदर में 2 और एडिशनल फॉर्मूला है जो मेरे को बताना है। Our company's current operating income is 4 lakh.
EBIT. The firm has rupees 10 lakh of 10% debt, value of debenture. Its cost of equity capital, cost of equity capital है 15%, मतलब के क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल तो कई है ना, अब कई दिया है ना तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलने वाला है, EBIT माइनस इंटरेस्ट बाय कई। तो पहले निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू डिबेंचर जोड़ देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट। एक सेकेंड, क्या बोला तू? अच्छा हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 30 लाख, 13.3%। कैपिटलाइजेशन रेशियो, ओवरऑल कैपिटल का रेशियो नहीं, रेट था। आपके स्टडी मैथ का कमाल है और मेरा भी कमाल, आग मन को कॉपी कर दी है। आई ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है, रेट ओवरऑल कैपिटल का रेट यानी के। तो सिंस के ई दिया है तो निकालेंगे भी वैल्यू ऑफ इक्विटी। EBIT 4 लाख, इंटरेस्ट कितना है 10 लाख का 10% 1 लाख, डिवाइडेड बाय के कितना है 15%, ये आ जाएगा 20 लाख। इक्विटी का वैल्यू आया 20 लाख, डिवेंचर का वैल्यू 10 लाख था, यानी वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा 20 + 10 30 लाख। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या? EBIT बाय KO। EBIT बाय KO 30 लाख, EBIT का वैल्यू कितना है 4 लाख रुपया। क्यों आएगा, ये गया इधर, ये आया इधर, 13.36%। सही है ना यहां तक? चलो हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है खत्म। अब हम लोग करते हैं हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। अब पहले मेरे को वापस इनको 5 मिनट लगे समझाने में, उसके बेसिस पे करेंगे 2 क्वेश्चन एंड दैट्स इट, चैप्टर स्ट्रक्चर इज ओवर। ये रहा मोदी गिलानी मिलर। अब इसके अंदर में ना 2 और फॉर्मूला है, घबराने का बात नहीं है, हो जाएगा। देखो मोदी गिलानी मिलर क्या बोला था, एक बात पहले इसका कुछ बात बताते हैं। ये जो मेरे को बोल के गया था ना, देखो मोदी गिलानी मिलर बोल के गया था एक बात कि हमारा KD एंड KO हमेशा कांस्टेंट होगा। अगला भी ये बात बोल के गया कि EBIT हमेशा कांस्टेंट होगा। तीसरा बात बोला कि देयर इज नो टैक्स। MM1 में 2 MM था, एक MM1 एक MM2 आया था, तो MM1 में बोला देयर इज नो टैक्स, पर MM2 में टैक्स आ गया था। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सीधा सीधा सिंपल बात में आते हैं। एक बात बताओ, अगर EBIT हमेशा कांस्टेंट है और KO हमेशा कांस्टेंट है, EBIT हमेशा सेम है और KO हमेशा सेम है, तो अगर EBIT सेम है और KO भी सेम है तो EBIT बाय KO कौन सा वैल्यू का फॉर्मूला था? मेरा वैल्यू ऑफ फर्म, यानी मेरा वैल्यू ऑफ फर्म भी हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी होगा क्या, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा रहेगा कांस्टेंट। मेरा वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा रहेगा कांस्टेंट। मान लो एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया है 50 लाख, ठीक है। अगर मान लो डिबेंचर का वैल्यू 0 है तो पूरा इक्विटी का 50 लाख आया। अगर डिबेंचर से लेंगे 5 लाख तो इक्विटी बन जाएगा 50 - 5 45 लाख। अगर डिबेंचर से लेंगे 10 लाख तो इक्विटी बन जाएगा 50 - 10 40 लाख। अगर डिबेंचर से लेंगे 15 लाख तो इक्विटी से लेंगे 50 - 15 35 लाख। यानी मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा सेम रहेगा। अब डिबेंचर से जैसे जैसे बढ़ाएंगे इक्विटी का वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये था बात नंबर 1। ये एक अगला बात बोला, ये अगला बात क्या बोला कि डिबेंचर के बढ़ने के साथ साथ ना, पता है जैसे जैसे डिबेंचर का वैल्यू बढ़ता है ना, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर उसको चाप हो जाता है, जो सही बात है। मान लो तुम एक कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है और डिबेंचर कुछ नहीं था, यानी जितना इनकम आया सब तुम्हारा।
अब जैसे ही कंपनी डिसाइड कि हम डिबेंचर वाले को भी लेकर आते हैं, उसको इंटरेस्ट देंगे, तुम लोगों को थोड़ा दुख होगा ना, यार हमको पूरा पैसा मिलने वाला था, मेरे से पहले किसी और को अधिकार मिल गया। तो जिसको अधिकार मिला इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो तुमको मिलेगा। तो डिबेंचर के बढ़ने के साथ साथ इक्विटी वालों को चाप होता है, और जैसे ही चाप होता है वो अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है और ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था जो तुम लोग को याद रखना है, KEL इज इक्वल टू KEU प्लस KEU माइनस KD इंटू डेट बाय इक्विटी। पहले बताओ तुम लोग को हिसाब से ये KE क्या है? KE क्या है? ओनली KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये सब। KD क्या है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये क्या है? डिबेंचर का वैल्यू बाय इक्विटी का वैल्यू। अब क्वेश्चन उठता है ये L और U क्या है? L का मतलब लेवरेज्ड फॉर्म, U का मतलब अनलेवरेज्ड फॉर्म। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है लेवरेज्ड और अनलेवरेज्ड क्या होता है? तुम लोग खुद बताना लेवरेज और अनलेवरेज क्या होता है। मान लो एक कंपनी है ITC, एक कंपनी है RIL। इसमें इक्विटी का वैल्यू 50, इसमें इक्विटी का वैल्यू 30। यहां डिबेंचर 0, यहां पर 20, तो कुल मिलाकर तो 50 है। पर बताइए दो के अंदर में एक रहेगा लेवरेज फॉर्म, एक रहेगा अनलेवरेज। पहले बताओ लेवरेज मतलब क्या होता है? लेवरेज माने रिस्क, और रिस्क कब आता है? जब डिबेंचर आता है। बताओ तो ITC और रिलायंस में रिस्क किसमें है? ITC या रिलायंस? रिलायंस में डिबेंचर आया मतलब ये रिस्क लेकर आया, रिस्क लेकर आया मतलब लेवरेज लेकर आया, तो इसको पता है क्या बोलते हैं? लेवरेज फॉर्म। और जिसके अंदर में नो डिबेंचर नो रिस्क, इसको पता है क्या बोलते हैं? अनलेवरेज्ड फॉर्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? KEL। यानी लेवरेज फॉर्म का KE क्या होता है? जो अनलेवरेज का इक्विटी का KE था वो तो रहेगा, प्लस ये पूरा का पूरा और रहेगा। तो KEL का फॉर्मूला KU प्लस KU माइनस KD इंटू डिबेंचर का वैल्यू बाय इक्विटी का वैल्यू। ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या था वो हम लोग जाने थे उस समय। रिवीजन में उतना साइन नहीं है कि बैठ के वापस डिराइव करे, नहीं तुम लोग पगला जाएगा। तुम लोग बाय एनी चांस ये फॉर्मूला ध्यान हुआ? क्या मैं छुपाऊं? क्या मैं छुपा के पूछूं? एक मिनट, कोई पेज मत पलटाना। हाँ नहीं, प्रेफरेंस शेयर कभी नहीं रहता, देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स। बताओ KEL का फॉर्मूला क्या? बताओ ये L क्या है? बताओ ये U क्या है? लेवरेज का माने क्या? डिबेंचर है या नहीं है? है या नहीं है? है। अनलेवरेज माने क्या? नो रिस्क यानी नो डिबेंचर। डन। एक काम करते हैं, पहले MM1 के बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन, फिर करेंगे MM2 के बेसिस पे क्वेश्चन। चलिए काम करते हैं, फटाफट हम लोग करते हैं हमारा सेकंड आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्या लिखा है जरा पढ़े। अब पहला लाइन पढ़ के बताना ये किस तरह का कंपनी है। मिड एयर करेंटली हैज नो डेट, इट इज ऑन इक्विटी, मतलब ये क्या है? अनलेवरेज्ड। अगर अनलेवरेज्ड है मतलब इसके अंदर में ओनली इक्विटी शेयर है। अगर ओनली इक्विटी शेयर है मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही उसका ओवरऑल कॉस्ट है। अगर डिबेंचर है ही नहीं तो भैया जो इक्विटी का कॉस्ट है वही ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा। अब आगे एक्सपेक्टेड EBIT है 24 लाख। लवली। EBIT इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। EBIT इंक्रीज नहीं होगा, यानी यहां पे ग्रोथ नहीं होगा, और अजम्पशन था ना EBIT कांस्टेंट रहेगा। अगला, देयर आर नो टैक्सेस सो T इक्वल टू 0%। कितना बोका है? देयर आर नो टैक्सेस भी हम लोग बात समझते हैं, बोलते देयर आर नो टैक्सेस इसीलिए टैक्स का 0% है। बोका, ये सब फालतू बात। मिड एयर सारे के सारे इनकम को डिविडेंड के फॉर्म में बांट देता है, हम क्या करें आगे। अब आगे बोलते हैं अगर मान लो मिड एयर डेट यूज करने लग जाए तब उस केस में कॉस्ट ऑफ डेट होगा 8%। अगर यूज करने लग जाए, अभी नहीं करता, अगर करने लग जाए। द बोरिंग रेट इज कांस्टेंट, बोलता है KD कांस्टेंट रहेगा। एक assumption था KD एंड KO कांस्टेंट, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट यूज्ड। एनी मनी रेज्ड बाय सेलिंग डेट वुड बी यूज्ड टू रिटायर कॉमन स्टॉक, ताकि मेरा मिड एयर का टोटल असेट कांस्टेंट रहेगा। ये सारा assumption था, तो ये मेरा कोई काम का नहीं। एक से निकालना क्या है? आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया। हम वही तो क्वेश्चन हो गया, निकालना क्या है। अब आगे बोलते हैं द रिस्क ऑफ मिड एयर एसेट आर सच दैट इट्स EBIT इज सच दैट द शेयर होल्डर रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न। तुम लोग बताओ ये क्या है? शेयर होल्डर रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न KE 12% इफ नो डेट इज यूज्ड। बताओ ये क्या है?
के ई एल है या के ई यू है? के ई ये है हमारा के ई यू। और अगर के ई यू है यानी अगर डिबेंचर यूज नहीं किया मतलब ओनली इक्विटी है, और अगर ओनली इक्विटी है तो जो के ई है वही मेरा ओवरऑल कॉस्ट है, यानी यही मेरा क्या हो जाता है के ओ। तो ये लाइन समझ में आया? अगर डिबेंचर नहीं है मतलब ओनली इक्विटी शेयर है तो जो इक्विटी वाले का कॉस्ट है वही मेरा ओवरऑल कॉस्ट है। तो एक अच्छा इसमें निकालना क्या था, कैलकुलेट पार्ट 1 वैल्यू ऑफ फर्म, अगला पार्ट 2 वैल्यू ऑफ इक्विटी। कॉपी कैसे हो गया? इफ कंपनी रेजेस डेट ऑफ ₹1 crore और पार्ट 3 KEL। ये तीन चीज मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक। पहला मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। एक मिनट, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। ईबीआईटी कितना है? 24 लाख, और मेरा केओ कितना है? 12%। यानी मेरा वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगा? 24 लाख डिवाइडेड बाय 12%, जो मेरा मानसिक गणित कहता है आने वाला है 2 करोड़। आया ना 2 करोड़? 24 लाख डिवाइडेड बाय 12%, 2 करोड़ आया पहला। और ध्यान देना मेरा वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन में था अजम्पशन, अगर वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा सेम रहेगा 2 करोड़, तो अगर डिबेंचर से 0 लिए तो पूरा इक्विटी 2 करोड़, अगर डिबेंचर से 50 लाख लिए तो इक्विटी बन जाएगा 2 करोड़ माइनस 50 लाख। पर यहां पे बोलता है कि इक्विटी का वैल्यू बता अगर डिबेंचर से 1 करोड़ लिए, तो टोटल वैल्यू तो 2 करोड़ है। अब अगर डिबेंचर से 1 करोड़ लिए तो बताइए इक्विटी का वैल्यू क्या बचेगा? 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ कितना आ जाएगा? 1 करोड़। तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 करोड़ आया। दूसरा बात, अब मेरे को निकालना क्या है? केईएल। कोई मेरे को बताओ केईएल का फॉर्मूला बिना देखे क्या था? के यू प्लस माइनस ए डी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई। क्वेश्चन उठता है के यू कितना है? 12, के डी कितना है? 8। डिबेंचर का वैल्यू 1 करोड़ था, उस समय इक्विटी का वैल्यू भी 1 करोड़ था। जैसे ही सारा वैल्यूज पुट करेंगे मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा? के ई एल। हम चाहेंगे एक बार आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें, वैल्यू कितना आएगा। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। बोलिए कशिश जी, नीचे करें, हम तो सब काट दिए ऊपर का। अच्छा ईबीआईटी देखना, हम नीचे ली थी क्या ईबीआईटी? अब देख लिया ना ईबीआईटी 24 तक। ये पहला पार्ट का कर रहा होगा फिर। एक बार जरा कैलकुलेट करना, तीसरा पार्ट क्या आएगा? मेरा के यू है 12, के यू है 12, के डी है 8। डिबेंचर का वैल्यू था 1 करोड़, उस समय इक्विटी का वैल्यू भी कितना था? 1 करोड़। तो पता ये दोनों कट गया, तो 12 प्लस 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 16%। बोलो आया ना यहां तक? ये था हमारा MM1। करते हैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी मॉडल MM2। चलो भी काम करें, बस अब एक आखिरी चीज जानते हैं। वो हमारा है मोदी गिलानी मिलर 2 MM2। MM2 के अंदर में देखो हर चीज सेम चल रहा है, खाली एक फर्क आया। MM2 एक बात को अज्यूम किया कि कंपनी के अंदर में टैक्स एग्जिस्ट करता है, और जो ऑब्वियस बात है टैक्स एग्जिस्ट करता है। अगर बाई चांस टैक्स एग्जिस्ट करता है तब यहां पे ना 2 फॉर्मूला में चेंज आया। एक, जो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय क्यू, अब फॉर्मूला में ईबीआईटी बाय क्यू नहीं रहेगा। अब चलो जो अनलेवरेज्ड फर्म है, जो अनलेवरेज्ड फर्म है, थोड़ा बुद्धि लगाओ, जो अनलेवरेज्ड फर्म है ईबीआईटी का वैल्यू आया हुआ है, माइनस करना है इंटरेस्ट। बता दो अनलेवरेज्ड में इंटरेस्ट कुछ आएगा क्या? अनलेवरेज्ड मतलब क्या? डिबेंचर नहीं है, और डिबेंचर ही नहीं तो इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं, यानी यही क्या मिल जाएगा? ईबीटी। पर अब की बार क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। तब क्या आएगा? ईएटी। यानी पता है अभी तक हमारा फॉर्मूला था ईबीआईटी बाय क्यू, अब फॉर्मूला में ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी करना पड़ेगा बाय क्यू, कि जितना कमाए उसमें थोड़ा टैक्स दिए
जितना कमाए उसमें थोड़ा टैक्स दिए, जितना कमाए उसमें पहले थोड़ा टैक्स दिए, अब जो बचा खाली वही तो रहेगा मेरा वैल्यू ऑफ फर्म। तो अनलेवरेज्ड फर्म का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी बाय क्यू जो था इंटू 1 माइनस टी। ये हुआ वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म। क्वेश्चन उठता है वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फर्म क्या होगा? जितना वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म था वो तो रहेगा, प्लस पता है लेवरेज वाले को एक छोटा सा बेनिफिट मिलेगा। लेवरेज के अंदर में देखो डिवेंचर आ गया, अगर डिवेंचर आ गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ध्यान देना इंटरेस्ट एक खर्चा है। जैसे इंटरेस्ट पे करेंगे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, और जैसे प्रॉफिट कम हो जाएगा बताओ क्या बचेगा? टैक्स बचेगा। यानी इंटरेस्ट देना बुरा तो है पर यकीन मानो उतना भी नहीं, क्योंकि क्या बचाता है? टैक्स। यानी लेवरेज वाले का वैल्यू अनलेवरेज जो था वो तो रहेगा, प्लस इसका एक बेनिफिट भी आएगा क्योंकि क्या बचाने वाला है? टैक्स। किस पे बचाएगा? जो डिबेंचर पे टैक्स जो इंटरेस्ट देता था। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? जो भी अनलेवरेज का वैल्यू है वो निकाल के पहले पुट कर दो, प्लस जितना भी डिबेंचर है इनटू टैक्स रेट। जो भी डिबेंचर का वैल्यू है इनटू टैक्स रेट, उतना ये और टैक्स बचाएगा जीवन भर। तुम लोग बोलेगा टैक्स डिबेंचर में थोड़ी बचता है, वो तो इंटरेस्ट पे बचता है। जब टैक्स का सेविंग्स हो रहा है वो डिबेंचर के वैल्यू का थोड़ी हो रहा था, तो इंटरेस्ट के वैल्यू का हो रहा है। तुम लोग सही बोल रहे हैं, इंटरेस्ट पे बचाया टैक्स पहला साल, सेकेंड ईयर भी वही सेम इंटरेस्ट दिए उस पर टैक्स बचाया, थर्ड ईयर भी वही सेम इंटरेस्ट दिए उस पर टैक्स बचाया, टिल परपेचुइटी। और इसका फॉर्मूला था ए बाई आई। ए माने क्या? जो हर साल बचा रहा है। आई माने क्या? जो डिबेंचर वाले का इंटरेस्ट रेट है। तो देखो इंटरेस्ट कैसे आता है? जो डिबेंचर का वैल्यू है इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टी डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट। आर था, आर आर कटा, क्या बचा? डिबेंचर इंटू टैक्स रेट। डेरिवेशन का भाड़ में पता नहीं क्यों बता दिया बीच में। सरल भाषा में जैसे ही क्वेश्चन में MM2 आए, MM2 का पहचान क्या? टैक्स है। अगर टैक्स है तो इस केस में दो वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग आएगा। एक मेरा क्या आएगा? वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड, एक आएगा वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड। पहले हमेशा अनलेवरेज्ड का निकालेंगे, बाद में लेवरेज का। अनलेवरेज का फॉर्मूला पहले ईवीआईटी बाय क्यू था, इंटू अब क्या हो गया? 1 माइनस टी। लेवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा? जो अनलेवरेज था वो तो था, प्लस टैक्स बचाया किस चीज पे? जो डिबेंचर का वैल्यू है इंटू टैक्स रेट। ठीक। यानी जैसे ही टैक्स रेट दिखो तुरंत खोजना अनलेवरेज कौन है, लेवरेज कौन सा है। अनलेवरेज का पहले निकाल, उसके नेक्स्ट टाइम में लेवरेज का निकाल। डन। हम चाहेंगे आखिरी क्वेश्चन आप लोग स्वयं अपने आप फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर टू फॉर्म्स P and Q which are identical, दोनों सेम है, एक्सेप्ट P does not use any debt। P में डेट नहीं है, अनलेवरेज्ड। वेरी गुड। while Q has ₹8,09,000 डिबेंचर, ये क्या है? लेवरेज्ड। पहले आइडेंटिफाई कर लिए। बोथ द फॉर्म हैव ईबीआईटी ऑफ 2,60,000 पर एनम, और कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%। कुछ ना बताए कौन सा कैपिटल, तो हमेशा ओवरऑल कैपिटल होता है, मतलब क्यू। अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30%, देखो टैक्स रेट आ गया ना, यानी ये MM2 है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म, तो जब वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म निकालेंगे पहले अनलेवरेज्ड का निकालते हैं, बाद में लेवरेज्ड का निकालते हैं। तो अनलेवरेज्ड मतलब P का। एक बार अनलेवरेज्ड का वैल्यू निकालेगा, फॉर्मूला ईबीआईटी बाय क्यू, हम बताएं कितना आएगा? 18,20,000। एक बार कैलकुलेट करेंगे पहले वैल्यू ऑफ P, अनलेवरेज्ड फॉर्म का वैल्यू। ईबीआईटी बाय क्यू था, परसेंट टैक्स भी आ गया तो इंटू 1 माइनस टी। ठीक है। ईबीआईटी कितना था? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,60,000 बाय क्यू 10%, यानी 10 बाय 100.1 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30% माइनस 0.3, तो 2,60,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.1, है ना? क्या आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे? 18 लाख। अब अगला निकालना है वैल्यू ऑफ क्यू, वो क्या था? लेवरेज फॉर्म। और लेवरेज फॉर्म का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जो अनलेवरेज वैल्यू था
प्लस जो मेरा टैक्स बचा है डिबेंचर इंटू टैक्स रेट, तो जो भी डिबेंचर का वैल्यू था इंटू टैक्स रेट 20 लाख, तो जो वैल्यू ऑफ अनलेवरेज था वो तो आएगा प्लस जो डिबेंचर का वैल्यू है इंटू टैक्स रेट। अब अनलेवरेज का वैल्यू कितना था 18,20,000 और डिबेंचर का वैल्यू कितना था 8 लाख रुपया, टैक्स रेट कितना है 30%, तो 8 लाख का 30% होता है 240 प्लस 18,20 क्या होता है 20,07,000। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो चैप्टर था इसका रिवीजन होता है खत्म।